नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू। आप सबके बीच में हाजिर हूं मैं। और मेरे YouTube व टेलीग्राम चैनल में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि मेरी क्लास आपको जरूर पसंद आती होगी। यदि पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। आपको मैं लगातार क्लास दे रहा हूं। प्राचीन राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सभी आरएस का लेवल है, यानी आरएस से नीचे जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस वगैरह, एलडीसी वगैरह, कृषि पर्यवेक्षक वगैरह, जितने भी राजस्थान संबंधित भर्तियां हैं सभी में उपयोगी हैं। अपन ने दोस्तों सबसे पहले जाना था, आपको यदि याद हो तो इतिहास के स्रोत अपन पढ़ रहे हैं। प्राचीन राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास के स्रोतों में अपन ने राजस्थान शब्द का उल्लेख किया था और इतिहास के स्रोतों को अलग अलग भागों में विभाजित किया था। इसके बाद में दोस्तों अपन ने पुरातात्विक जो स्थल शुरू किए थे, यानी सभ्यता, पुरातात्विक जो स्थल शुरू किए थे, सबसे पहले अपन ने पुरातात्विक स्थल में दो भागों में विभाजित किया था, यानी भारत के तौर पर पुरातात्विक स्थल और राजस्थान के तौर पर पुरातात्विक स्थल। यानी राजस्थान में पुरातात्विक स्थल की स्थापना 1871 के अंदर एशियल कार्लाइल के द्वारा की गई थी। सबसे पहले अपन ने शुरुआत किया था कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ के अंदर सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट जो अपन ने बात की थी आहड़ सभ्यता, जो बेडस नदी के किनारे उदयपुर में विकसित हुई है। तीसरी अपन ने बात की थी गणेश्वर सभ्यता, जो कांतली नदी के किनारे सीकर में विकसित हुई है दोस्तों। इसके बाद में अपन ने रेड सभ्यता की बात की थी। रेड सभ्यता टोंक के अंदर विकसित हुई है दोस्तों। उसके बाद में अपन ने भरतपुर की सभ्यता, उसके बाद में अपन ने भीलवाड़ा की सभ्यता, और उसके बाद में अपन ने मतलब कल पढ़ा था नागौर की सभ्यता, जैसलमेर की सभ्यता, झालावाड़ की सभ्यता और बाड़मेर की सभ्यता अपन ने कल अध्ययन कर ली थी। अब जो अपना टॉपिक आगे से जो चलेगा, आगे जो टॉपिक चलेगा वो टॉपिक अपन लेकर चलते हैं सभ्यताओं का आगे का प्रारूप। दोस्तों आपको मैं आरएस लेवल जितना मेरी कोशिश होता है, मैं सारा का सारा सिस्टम आरएस की ओर ही फोकस करके चलता हूं। उसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ में अपनी कॉपी रखें और कॉपी को जो छोटे छोटे पार्टीशन बचे हैं सभ्यताओं के, इंपॉर्टेंट जितने भी वो सारी हो गई हैं। अब सिर्फ पार्ट इतने बचे हैं कि वो सभ्यता सिर्फ नाम और स्थान याद रखने हैं। तो आप अपनी रफ कॉपी साथ में रखें और जैसे मैं यहां पर आपको नोट करवाता हूं करते रहें। दोस्तों आज अपन शुरू करेंगे बूंदी की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? बूंदी में कितनी सभ्यता हुई है उनके बारे में अपन जानेंगे। देखो दोस्तों, बूंदी की जो सभ्यता पढ़ रहे हैं, बूंदी में गरदड़ा सभ्यता, इंद्रगढ़ सभ्यता, नेनवा सभ्यता, सिसोल सभ्यता, यानी बूंदी में गरदड़ा, इंद्रगढ़, नेनवा और सिसोल सभ्यता विकसित हुई है। बूंदी के अंदर कितनी सभ्यता है? गरदड़ा और इंद्रगढ़, नेनवा और सिसोल सभ्यता। इनके एक एक करके बारे में अपन देखेंगे। देखो दोस्तों, जो अपन गरदड़ा सभ्यता पढ़ते हैं, गरदड़ा सभ्यता के अंदर अपन कह सकते हैं गरदड़ा सभ्यता छाजा नदी के किनारे विकसित हुई है बूंदी के अंदर। और इसमें एक ही बात है, देश में पहली बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग की यदि बात करते हैं, देश की पहली बर्ड राइटिंग रॉक पेंटिंग की यदि बात करते हैं तो गरदड़ा सभ्यता बूंदी से प्राप्त होती है, यानी पक्षी सवार व्यक्ति की प्रतिमा प्राप्त होती है दोस्तों। दूसरी यदि अपन इंद्रगढ़ की बात करें तो 1870 की बात करते हैं। इंद्रगढ़ की यदि बात करें तो 1870 में एक अधिकारी है, एक कर्मचारी है और एक वैज्ञानिक है, अपन कह सकते हैं CS हेक्टे, यानी अरावली पर्वतमाला से सर्वप्रथम मानव आश्रय के प्रमाण किसने खोजे थे? CS हेक्टे ने 1870 में खोजे थे। और कहां से खोजे थे? इंद्रगढ़ बूंदी से खोजे थे, मिले थे। और नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं नेनवा सभ्यता के अपन ये कह सकते हैं, यहाँ की खुदाई कार्य श्री कृष्ण देवराय के नेतृत्व में करवाया गया था। नेनवा की जो खुदाई का कार्य था वो श्री कृष्ण देवराय के नेतृत्व में दोस्तों करवाया गया था। यहाँ प्रथम शताब्दी की मृण महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली है। यहाँ
प्रथम शताब्दी की मृण महिषासुर मर्दनी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। और यहां से शाक्य धर्म की जानकारी भी अपने को मिलती है। कहां से मिलती है, नेनुआ बूंदी से मिलती है। नेक्स्ट एक सिसोल सभ्यता है, उसके बारे में कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। और इसकी खोज है जो डॉक्टर श्याम सुंदर जी करते हैं। इसकी खोज कौन करते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर जी करते हैं। देखो दोस्तों, आइए मेरे साथ में अपन बात करते हैं बूंदी की सभ्यता। किसकी बात करते हैं, बूंदी की सभ्यता। तो हेडिंग डालेंगे बूंदी की सभ्यता, बूंदी की सभ्यता। आप भी नोट कीजिए, रजिस्टर साथ में रखिए। बूंदी की सभ्यता, पहले इनका पार्टीशन करते हैं, फिर एक एक करके बताता हूं। यानी बूंदी में अपन जो पढ़ेंगे वो सभ्यता की बात करते हैं। देखो दोस्तों, एक तो अपन बूंदी के अंदर गरदड़ा सभ्यता पढ़ेंगे। गरदड़ा, गरदड़ा कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे, गरदड़ा सभ्यता पढ़ेंगे। गरदड़ा के बाद में अपन पढ़ेंगे बूंदी के अंदर इंद्रगढ़। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे, इंद्रगढ़ सभ्यता। यहां इंद्रगढ़ के अंदर काकी जी की बावड़ी भी है। और इसके बाद में अपन जो सभ्यता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेनवा, नेनवा। और नेनवा के बाद में जो अपन सभ्यता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिसोल, सिसोल। ये जो सभ्यताएं हैं ये सभी की सभी सभ्यता कहां पर है। यदि आपको पूछ लिया जाए दोस्तों कि गरदड़ा, इंद्रगढ़, नेनवा, सिसोल सभ्यता कहां पर है, बूंदी में। यदि सिसोल सभ्यता कहां पर है, बूंदी में। तो यदि आपको पूछ ले नेनवा सभ्यता कहां पर है तो कहेंगे बूंदी में। इंद्रगढ़ कहां पर है, बूंदी में। गरदड़ा कहां पर है, बूंदी में। दोस्तों ये सभ्यताओं को अपन क्रमवाइज सिस्टम से देखेंगे, एक एक करके अपन देखेंगे। तो आपको ध्यान रहे, सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं गरदड़ा सभ्यता से। कहां से शुरुआत कर रहे हैं, गरदड़ा सभ्यता से। तो आप अपनी कॉपी साथ में रखें। गरदड़ा सभ्यता छाजा नदी के किनारे बूंदी में विकसित हुई है। छाजा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तो अपन इसमें थ्योरेटिकल क्या लिखेंगे, सभ्यता की बात कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल क्या लिखेंगे, ऐसे लगाएंगे तीर का निशान। यह सभ्यता लिखेंगे, यह सभ्यता, यह सभ्यता छाजा नदी किनारे, छाजा नदी किनारे, किनारे बूंदी में विकसित हुई, बूंदी में विकसित हुई। कौन सी सभ्यता, गरदड़ा सभ्यता। यह सभ्यता छाजा नदी किनारे बूंदी में विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता, अपन कह सकते हैं गरदड़ा सभ्यता। दूसरी बात, यानी इसके साक्ष्य के तौर पर अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साक्ष्य की यदि बात करते हैं गरदड़ा सभ्यता में तो अपन कह सकते हैं देश की पहली ब्रड राइटर रॉक पेंटिंग मिली। तो कह सकते हैं देश की प्रथम ब्रड राइटर रॉक पेंटिंग मिली। देश की पहली ब्रिड राइटिंग रॉक पेंटिंग मिली। कहां से, गरदड़ा सभ्यता। दोस्तों यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देश की पहली ब्रिड राइटर रॉक पेंटिंग कहां से मिली थी, तो अपन कहेंगे गरदड़ा सभ्यता बूंदी से प्राप्त हुई थी। यह सभ्यता छाजा नदी के किनारे बूंदी में विकसित हुई। देश की प्रथम ब्रिड राइटर रॉक पेंटिंग कहां से मिली थी, बूंदी से मिली थी। यानी पक्षी सवार व्यक्ति की प्रतिमा, क्या कह सकते हैं, पक्षी सवार व्यक्ति की प्रतिमा, पक्षी सवार व्यक्ति की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई थी दोस्तों, गरदड़ा सभ्यता से। यह है अपनी गरदड़ा सभ्यता, नोट कर लीजिए। बूंदी की गरदड़ा सभ्यता, गरदड़ा कहां पर है, बूंदी में। यह सभ्यता छाजा नदी किनारे बूंदी में विकसित हुई थी। देश की प्रथम ब्रिड राइटर रॉक पेंटिंग कहां से मिली थी, गरदड़ा से मिली थी। पक्षी सवार व्यक्ति की प्रतिमा अपने कह सकते हैं। अगली दोस्तों बात करते हैं इंद्रगढ़ सभ्यता की। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इंद्रगढ़ की। कौन सी सभ्यता की बात करते हैं, इंद्रगढ़ सभ्यता की बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब अपनी है इंद्रगढ़ सभ्यता। इंद्रगढ़ सभ्यता देखते हैं। इंद्रगढ़ सभ्यता में सिर्फ एक बात याद रखनी है, यानी मैं पहले आपको यहां समझा देता हूं। बात करते हैं यानी 1870 की। कब की बात करते हैं, 1870 की। एक वैज्ञानिक था और एक डॉक्टर था, उसका नाम था C.S. हेकेट। हेक्टे भी कहते हैं और हेकेट भी कहते हैं। C.S. हेकेट एक दिन क्या हुआ, अरावली पर्वतमाला पर गया। अरावली पर्वतमाला। C.S. हेक्टे एक दिन कहा गया, अरावली पर्वतमाला पर गया और वहां जाकर अपन ये कह सकते हैं मानव आश्रय के सर्वप्रथम प्रमाण इसी को मिले थे।
मानव आश्रय के प्रमाण खोजे। यानी अपन कह सकते हैं सन 1870 के अंदर CS हेक्टे ने सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला से मानव आश्रय के प्रमाण खोजे। सबसे पहली बात, यह सभ्यता लिखेंगे, यह सभ्यता बूंदी में विकसित हुई। बूंदी में विकसित यह सभ्यता बूंदी में विकसित हुई। कहां विकसित हुई? बूंदी में विकसित हुई। कह सकते हैं 1870 में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला से CS हेक्टे भी किसी का नाम मिलता है, CS हेकेट ने 1870 में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला से CS हेकेट ने मानव आश्रय के प्रमाण खोजे। बस इतना सा याद रखना है। यह सभ्यता बूंदी में विकसित हुई। 1870 में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला से CS हेक्टे ने मानव आश्रय के प्रमाण खोजे। सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला से मानव आश्रय के प्रमाण किसने खोजे थे? CS हेक्टे ने। और कब खोजे थे? 1870 में। कहां से खोजे थे? अपन कह सकते हैं इंद्रगढ़ बूंदी से खोजे थे या फिर मिले थे, अपन ये बात कह सकते हैं। देखो दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, छोटी छोटी सभ्यता है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, वो है नेनवा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नेनवा सभ्यता। नेनवा सभ्यता की खुदाई की यदि बात करते हैं तो कृष्ण देवराव के नेतृत्व में की गई थी और यहां से प्रथम शताब्दी की मृण महिषासुर मर्दनी की एक प्रतिमा मिली थी या मूर्ति मिली थी। तो यहां से अपन बात कर सकते हैं नेनवा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? यानी नेनवा सभ्यता की पहले आपको यहां समझाता हूं। यानी कह सकते हैं खुदाई की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो खुदाई तो की थी कृष्ण देवराय ने। कृष्ण देवराय के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी। और खुदाई के बारे में अपन इसमें बात करते हैं तो दोस्तों यहां से अपन कह सकते हैं एक मृण महिषासुर मर्दिनी की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी। और यहीं से अपन बात करते हैं, नेनवा से ही यदि बात करते हैं तो एक काकी जी की बावड़ी का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ पर एक काकी जी की बावड़ी जो कहां पर है? नेनवा के अंदर है। नेनवा कहां पड़ता है? बूंदी के अंदर है दोस्तों। तो अपन ये बात कर सकते हैं कि सबसे पहले जो नेनवा की बात करते हैं, अब आपको बताता हूं नेनवा की कैसे बात करते हैं दोस्तों। देखो नेनवा में अपन क्या लिखेंगे, बात यही आ रही है, हेडिंग डालेंगे नेनवा, लिखेंगे यह सभ्यता बूंदी में विकसित हुई। यह सभ्यता बूंदी में विकसित हुई। कहां पर विकसित हुई दोस्तों? बूंदी में विकसित हुई। यह सभ्यता बूंदी में विकसित हुई। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं दोस्तों, उसमें अपन क्या कहेंगे? यानी अपन ये कहेंगे प्रथम शताब्दी की मृण महिषासुर मूर्ति मिली। यहां से नेक्स्ट बात लिखेंगे, यहां से प्रथम शताब्दी की मृण महिषासुर मर्दनी की मूर्ति मिली। एक बात, यहां काकी जी की बावड़ी स्थित है, काकी जी की बावड़ी भी स्थित है। कहीं पर? नेनवा के पास या नेनवा में। अपन कह सकते हैं काकी जी की बावड़ी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों नेनवा बूंदी के अंदर है काकी जी की बावड़ी। तो दोस्तों आपको याद रखना है बूंदी में पढ़ रहे हैं नेनवा सभ्यता जो कहां पर है? बूंदी के अंदर। प्रथम शताब्दी की महिषासुर मर्दनी की एक मृण मूर्ति भी यहां से मिली थी। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगली बात आती है सिसोल सभ्यता जो कहां पर है? बूंदी के अंदर है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या लिख लिया होगा, मैं मिटाता हूं। आगे अपन बात करते हैं सिसोल सभ्यता की। सिसोल सभ्यता में सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर श्याम सुंदर ने करवाया था।
यानी इसकी खोज की बात कर सकते हैं या फिर खुदाई की बात कर सकते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर के नेतृत्व में। डॉक्टर श्याम सुंदर के नेतृत्व में। दोस्तों इतनी बात याद रखनी है। बूंदी की जो सभ्यता पढ़ रहे हैं, गढ़दड़ा, इंद्रगढ़, नेनवा, सिसोल। अपन ने बूंदी की जो सभ्यता पढ़ी है मैंने आपको बताई थी। गढ़दड़ा जो सभ्यता थी वो छाजा नदी के किनारे बूंदी में विकसित हुई थी और यहां पर देश की प्रथम बर्ड राइटरी रोड पेंटिंग मिली थी, यानी पक्षी सवार मानव की प्रतिमा यहां से मिली थी। नेक्स्ट जो इंद्रगढ़, मानव आश्रय के सर्वप्रथम प्रमाण 1870 में CS हेक्टे ने खोजे। मानव आश्रय के सर्वप्रथम प्रमाण अरावली पर्वतमाला से CS हेक्टे ने 1870 में खोजे। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो है खुदाई नेनवा जो सभ्यता है इसकी खुदाई कृष्ण देवराव के नेतृत्व में की गई थी। यहां से अपन कह सकते हैं प्रथम शताब्दी की महिषासुर मर्दने की मृण मूर्ति मिली थी। काकी जी की बावड़ी यहां नेनवा में स्थित है। अगली है सिसोल सभ्यता। सिसोल की अपन बात करते हैं तो इसकी खोज डॉक्टर श्याम सुंदर के द्वारा की गई थी। इतनी सी बात है दोस्तों बूंदी की सभ्यता में। सेकंड इसका लिख लीजिए आप। नेक्स्ट अगली सभ्यता की अपन बात करते हैं। दोस्तों लिख लिया होगा। अगली जो सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों वो है जूनाखेड़ा सभ्यता। जूनाखेड़ा सभ्यता यदि बात करते हैं स्थान की तो नाडोल पाली आ जाता है या नड्डल स्थान मिलता है बिजोलिया शिलालेख के अंदर। नाडोल का जो नड्डल नाम मिलता है बिजोलिया शिलालेख में। तो अपन कह सकते हैं कि अगली जो सभ्यता है जूनाखेड़ा सभ्यता जो है वो नाडोल पाली में है। कहां पर है? नाडोल पाली में है। और इसकी जो खुदाई है वो प्रक्रिया जो चलती है उसकी अपन बात करते हैं दोस्तों। ये यहां तक आपको शायद समझ में आएगा। और बूंदी की सभ्यता के तहत आगे जो बात करते हैं वो सभ्यता होगी दोस्तों जूनाखेड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी? जूनाखेड़ा सभ्यता। अगली सभ्यता की बात करेंगे जूनाखेड़ा सभ्यता। जूनाखेड़ा सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। जूनाखेड़ा सभ्यता की यदि अपन बात करते हैं तो कहेंगे कि जूनाखेड़ा सभ्यता का स्थान यदि बात करते हैं तो नाडोल पाली हो जाएगा या नड्डल पाली हो जाएगा। नड्डल जो नाम है ये बिजोलिया शिलालेख में इसका नाडोल का नड्डल नाम मिलता है। यदि दोस्तों यहां से बात करते हैं, यदि खोज की बात करते हैं तो 1883-84 में यहां खोज 4 स्तरों में की गई थी। HWBK गेरिक के नेतृत्व में। HWBK गेरिक के नेतृत्व में 1883-84 में लगभग 4 स्तरों पर इसकी खोज की गई थी। कौन सी सभ्यता की खोज? जूनाखेड़ा सभ्यता नड्डल पाली की खोज की गई थी। यदि अपन साक्ष्य के तौर पर बात करते हैं तो यहां से एक मिट्टी का बर्तन मिला जिस पर साल बंजी का शब्द लिखा हुआ था। यहां से यानी जूनाखेड़ा से एक मिट्टी का बर्तन मिला था जिस पर साल बंजी का अंकित था। ऐसा जो मिट्टी का बर्तन है यह साल बंजी का लिखा हुआ देश की पहली उपलब्धि मानी जाती है। यानी देश में प्रथम उपलब्धि माने जाने वाला जो शब्द लिखा गया था वो साल बंजी का है। दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे वो प्रारूप आइए मेरे साथ में मैं आपको बताता हूं। यानी सबसे पहले जूनाखेड़ा सभ्यता की बात करते हैं स्थान की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? नोट कर लीजिए साथ साथ में लिखेंगे स्थान। यह सभ्यता नाडोल ब्रैकेट में लिख लेना नड्डल पाली में विकसित हुई। यह सभ्यता नाडोल या नड्डल पाली में विकसित हुई। यानी नाडोल का नाम बिजोलिया शिलालेख में लिख सकते हैं। बिजोलिया शिलालेख कहां पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया शिलालेख में नाडोल का नाम नड्डल मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में नाडोल का नाम क्या मिलता है? नड्डल मिलता है दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं खोज में दोस्तों क्या लिखेंगे आप साथ साथ में नोट करते रहे। खोज में लिखेंगे 1883-84 में HWBK गेरिक के नेतृत्व में 4 स्तरों पर की गई या 4 चरण भी कह सकते हैं, स्तरों पर की गई।
1883-84 में HWB के गेरिक के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज 4 स्तरों पर की गई थी, ऐसा अपन कह सकते हैं। यानी अपन पढ़ रहे हैं जूनाखेड़ा सभ्यता पाली में या नाडोल पाली में विकसित हुई है। अपन कह सकते हैं स्थान यह सभ्यता नाडोल नड्डल पाली में विकसित हुई है। बिजोलिया शिलालेख में नाडोल का नाम नड्डल मिलता है और खोज 1883-84 में HWB के गेरिक के नेतृत्व में 4 स्तरों पर इसकी खोज की गई थी। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं अपन साक्ष्यों की। यानी लिखेंगे एक मिट्टी का बर्तन मिला जिस पर साल बंजिका अंकित है। एक शब्द अंकित है साल बंजिका। एक मिट्टी का बर्तन मिला जिस पर साल बंजिका अंकित है और मिट्टी की ऐसी साल बंजिका भारत की पहली उपलब्धि है। मिट्टी की ऐसी साल बंजिका भारत की पहली उपलब्धि है। तो आगे अपन साक्ष्य में लिखेंगे। ये यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, शायद नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। दोस्तों अब है जूनाखेड़ा सभ्यता पाली के साक्ष्य। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं साथ में पाली। जूनाखेड़ा सभ्यता पाली के साक्ष्य की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो साक्ष्य में अपन क्या लिखेंगे वो चीज देखते हैं। जूनाखेड़ा सभ्यता पाली के साक्ष्य देखते हैं। साक्ष्य में दोस्तों अपन क्या देखते हैं वो देखेंगे। यानी यहां से अपन कहते हैं एक मिट्टी का बर्तन मिला जिस पर साल बंजिका अंकित था। एक मिट्टी का बर्तन मिला, यहां से लिखेंगे, यहां से एक मिट्टी का बर्तन मिला जिस पर साल बंजिका शब्द अंकित था। जिस पर साल बंजिका शब्द अंकित था या साल बंजिका अंकित था। तो इसमें अपन और क्या कह सकते हैं, मिट्टी की ऐसी साल बंजिका भारत की पहली उपलब्धि है। मिट्टी की ऐसी साल बंजिका भारत की प्रथम उपलब्धि है। दोस्तों ये बात याद रखनी है कि यहां से मिट्टी का एक बर्तन मिला था जिस पर साल बंजिका अंकित है। जिस पर साल बंजिका अंकित है, ऐसी मिट्टी की ऐसी साल बंजिका भारत की प्रथम उपलब्धि है। इतनी सी बात याद रखनी है। यानी मिट्टी का आपको लिखना है जूनाखेड़ा। यदि पूछ रहे साल बंजिका किस सभ्यता में लिखा हुआ अंकित मिला, तो कहेंगे जूनाखेड़ा सभ्यता पाली में भारत की ऐसी साल बंजिका भारत की प्रथम उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट जो दोस्तों बात करते हैं, यहां पर सभी प्रकार की सुविधाजनक या फिर यह सकते हैं यहां पर सभी प्रकार की सुविधा युक्त नियोजित नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक बात और याद रखनी है इसमें, यानी यहां से सभी प्रकार की सुविधा युक्त, यहां से सभी प्रकार की सुविधा युक्त नियोजित नगर प्राप्त हुए। नियोजित नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर सभी प्रकार की सुविधा युक्त नियोजित नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए। सभी प्रकार की सुविधा युक्त नियोजित नगर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो कहेंगे जूनाखेड़ा सभ्यता पाली से प्राप्त हुए थे। एक बात यहां पर अपन जानकारी में लिख सकते हैं कि यहां पर अपन ये कह सकते हैं प्रथम चौहान कालीन नगर यही था। प्रथम चौहान कालीन नगर यही था और यहां पर लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास चौहान वंश की स्थापना करने वाला एक चौहान शासक आया था। उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। उसका नाम क्या था, तो अपन इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। दोस्तों आगे जो इसकी जानकारी में देखते हैं, साल बंजिका यदि मिलता है तो कहेंगे नाडोल जूनाखेड़ा पाली के अंदर। और अब जो इसकी जानकारी में अपन लिख सकते हैं, देखो इससे पहले कुछ थोड़ा सा समझना है। यानी चौहान वंश की बात कर रहे हैं। चौहान वंश के जो संस्थापक हुए थे दोस्तों वो वासुदेव चौहान हुए थे। वासुदेव चौहान, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान
और इसने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रख दी थी। चौहान राज्य की राजधानी अहि छत्रपुर नागौर हुआ करती थी। अहि छत्रपुर नागौर हुआ करती थी। यही इसी चौहान वंश की शाखा से एक आदमी निकला था, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। ये यहां से निकलकर कहां आ गया दोस्तों? नाडोल आ गया। और नाडोल में आकर कौन से वंश की स्थापना कर दी थी? चौहान वंश की। तो अपन ये कह सकते हैं सबसे पहले यानी सांबर या शाकंभरी या स्पादलक से अलग निकलकर जाकर चौहान वंश की स्थापना करने वाला यानी 10वीं शताब्दी के आसपास लक्ष्मण सिंह ने नाडोल आकर चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। तो अपन ये कह सकते हैं प्रथम चौहान कालीन नगर था। यह प्रथम चौहान कालीन नगर था। यह प्रथम चौहान कालीन नगर था। नाडोल में अगर लिखेंगे, नाडोल में चौहान वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में लक्ष्मण सिंह ने की। लक्ष्मण सिंह ने की। दोस्तों ये दो बात याद रखनी है। जूनाखेड़ा सभ्यता, नाडोल पाली। जानकारी में प्रथम चौहान कालीन नगर जूनाखेड़ा था। नाडोल में चौहान वंश की संस्थापक 10वीं शताब्दी में लक्ष्मण सिंह ने की थी। दोस्तों अपन ये कह सकते हैं दोस्तों नाडोल पाली या फिर इसका नड्डल जो नाम मिलता है वो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अनुसार अपने को नड्डल नाम मिलता है। इसकी जो खोज की बात करते हैं 1883-84 में अपन कह सकते हैं HWB की गेरिक ने इसकी खोज की थी लगभग 4 स्तरों पर। यहां पर एक मिट्टी का बर्तन मिला था जिस पर साल भंजिका अंकित था और मिट्टी की ऐसा जो बर्तन है या साल भंजिका ऐसी है जो भारत की प्रथम उपलब्धि मानी जाती है। दोस्तों भारत की क्या मानी जाती है? प्रथम उपलब्धि मानी जाती है। ये जो प्रतिक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, ये जो सारी प्रतिक्रिया अपन देख रहे हैं, ये प्रतिक्रिया एक दूसरे के क्रम से जो चलती रहती है। दोस्तों आगे जो अपन देखेंगे वो अभी जानकारी लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। पढ़ेंगे गंगानगर की सभ्यता। आगे की सभ्यता पढ़ेंगे गंगानगर की सभ्यता। कहां की सभ्यता देखेंगे? गंगानगर की सभ्यता। गंगानगर की सभ्यता। गंगानगर की सभ्यताओं में देखेंगे दोस्तों जो गंगानगर की सभ्यता है, गंगानगर की सभ्यताओं में अपन एक सभ्यता पढ़ते हैं उसका नाम है बरोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता पढ़ते हैं, अनूपगढ़ सभ्यता पढ़ते हैं और चक 48 सभ्यता पढ़ते हैं। चक 48 जो सभ्यता है वो पढ़ते हैं। और एक सभ्यता और रहती है यानी अपन कह सकते हैं तरखान सभ्यता पढ़ते हैं। यानी ये सभ्यता कहां पर है? गंगानगर में विकसित है। दोस्तों आगे की अपन जो सभ्यता देखते हैं वो सभ्यता का नाम है गंगानगर की सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ते हैं अब? गंगानगर की सभ्यता। दोस्तों यहां लिखते हैं गंगानगर की सभ्यता। गंगानगर की सभ्यताओं के अंदर देखते हैं। देखो दोस्तों ऐसे ही पार्टीशन कर देते हैं। गंगानगर यानी गंगानगर में एक सभ्यता होगी उसका नाम है बरोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? बरोर सभ्यता। एक हो जाएगी अनूपगढ़ और एक हो जाएगी तरखान वाला सभ्यता और एक हो जाएगी चक 48 इली साइड में चक 48 50 49 जो भी है इस प्रकार से नाम है। तो चक 48 सभ्यता। दोस्तों इन 3 सभ्यता यानी गंगानगर की अनूपगढ़ पूछ ले तो गंगानगर, तरखान वाला पूछ ले तो गंगानगर, चक 48 पूछ ले तो गंगानगर, बरोर पूछ ले तो गंगानगर। यानी जो ये जो 3 सभ्यता है दोस्तों, एक ये और एक ये और एक ये तीनों सभ्यताओं के ऊपर बात करते हैं। आर्य युगीन सभ्यता के समकालीन थी। इतनी बात कराऊंगा। यानी यहां लिख देंगे ये आर्य युगीन सभ्यताओं के
समकालीन मानी गई। ये आर्य युगीन सभ्यताओं के समकालीन मानी गई। ये आर्य युगीन सभ्यताओं के समकालीन मानी गई। कौन सी? चक 48 आर्य के समकालीन, तरखानवाला आर्य के समकालीन, अनूपगढ़ आर्य के समकालीन। अब बात बचती है एक बरोर सभ्यता की। बात कौन सी बचती है? बरोर सभ्यता की। दोस्तों अपन बरोर सभ्यता में ये कह सकते हैं यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे गंगानगर में विकसित हुई है। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे गंगानगर के अंदर विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? बरोर सभ्यता। इसकी अपन बात करते हैं तो इसकी खोज जो पुरातात्विक विभाग द्वारा 2003 में की गई थी। इसकी खोज पुरातात्विक विभाग, राजस्थान सरकार के पुरातात्विक विभाग द्वारा 2003 में इसकी खोज की गई थी। दोस्तों आगे जो अपन बात करते हैं यानी देश की, अपन बात करते हैं देश की काली मिट्टी से बने हुए, अपन देख सकते हैं देश में काली मिट्टी से बने हुए बर्तन यहीं से प्राप्त हुए, अन्य कहीं से नहीं मिले हैं। अपन ये कह सकते हैं देश में काली मिट्टी से बने हुए बर्तन सिर्फ और सिर्फ बरोर सभ्यता गंगानगर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और कहीं पर भी काली मिट्टी से बने हुए बर्तन ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ एक कह सकते हैं यहाँ एक मृद भांड के अंदर सेल खेड़ी की लगभग 8000 मनके भी मिली हैं। सेल खेड़ी की छोटी छोटी लगभग 8000 मनके भी मिली हैं। सेल खेड़ी यानी जो मिट्टी होती है गीली मिट्टी, उससे बनी हुई जो मनके हैं छोटे छोटे मणिया से हैं, वो भी मिले लगभग 8000 के आसपास। बहु निर्माण में यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। शहरी सभ्यता के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। बटन आकार की मोहरों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन मानव बस्ती के उल्लेख भी यहीं से मिलते हैं। देखिए दोस्तों बरोर सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं, यानी बरोर सभ्यता ये मैं मिटा देता हूं, यानी अनूपगढ़, तरखानवाला, चक 48 आर्य युगीन सभ्यता के समकालीन मानी गई है। यदि आप नोट नहीं किए तो नोट कर लेना कि अनूपगढ़, तरखानवाला, चक 48 आर्य युगीन सभ्यता के समकालीन मानी गई है। दोस्तों आगे अपन एक ही सभ्यता की बात करते हैं गंगानगर के अंदर, वो देखते हैं बरोर सभ्यता। सबसे पहले बरोर सभ्यता मैंने बताया है, बरोर सभ्यता कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? दोस्तों बरोर सभ्यता की बात कर रहे हैं। बरोर सभ्यता के अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यानी लिखेंगे यह सभ्यता सरस्वती नदी किनारे, सरस्वती नदी किनारे, यह सभ्यता सरस्वती नदी किनारे, यह सभ्यता सरस्वती नदी किनारे श्री गंगानगर में विकसित हुई। यह सभ्यता सरस्वती नदी किनारे श्री गंगानगर में विकसित हुई और इसकी खोज सन 2003 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा की गई। पुरातात्विक विभाग द्वारा की गई। यानी अपन बात कर रहे हैं बरोर सभ्यता गंगानगर की बात कर रहे हैं। यानी अपन कह सकते हैं यह सभ्यता सरस्वती नदी किनारे, कौन सी नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। कहां पर? गंगानगर में। कौन से स्थान पर? बरोर नामक स्थान पर। कब खोजी गई? 2003 में। किसने खोजी? राजस्थान के पुरातात्विक विभाग द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। अब देखते हैं दोस्तों इस सभ्यता के साक्ष्य। क्या देखते हैं? साक्ष्य। साक्ष्यों में आप ध्यान में रखना, इस सभ्यता के साक्ष्यों की यदि अपन बात करते हैं, मेरे साथ साथ में नोट करते रहे, यानी देश में काली मिट्टी से बने बर्तन सिर्फ इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पहला साक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट, यानी लिखेंगे देश में काली मिट्टी से बने बर्तन सिर्फ और सिर्फ बरोर सभ्यता श्री गंगानगर से ही प्राप्त हुए हैं। यानी देश में काली मिट्टी से बने बर्तन सिर्फ और सिर्फ बरोर सभ्यता गंगानगर से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक मृद भांड के अंदर सेल, अपन कह सकते हैं सेल खेड़ी मिट्टी से बनी लगभग 8000 मनके भी प्राप्त हुए हैं। यहां से एक मृद भांड में सेल खेड़ी मिट्टी से बने
लगभग 8,000 मनके प्राप्त है। कहां से? गंगानगर की बरौर सभ्यता से। कहां से? गंगानगर की बरौर सभ्यता से। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया करते थे दोस्तों। शहरी सभ्यता के अवशेष यहां से मिले हैं। बटन आकार की मोहरे मिले हैं। प्राचीन मानव बस्ती के प्रमाण भी मिले हैं। ये या साक्ष्य यहां पर लिखेंगे। यहां से बटन आकार की मोहरे मिले हैं। यहां से बटन आकार की मोहरे मिली हैं। मोहरे मिली हैं। यहां से बटन आकार की मोहरें मिली हैं। यहां से शहरी सभ्यता के उल्लेख मिलते हैं, यानी शहरी सभ्यता के अवशेष, शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। शहरी सभ्यता के क्या मिले हैं दोस्तों? शहरी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्राचीन मानव बस्ती के अवशेष भी मिले हैं। प्राचीन मानव बस्ती के अवशेष, शहरी सभ्यता के अवशेष, प्राचीन मानव बस्ती के अवशेष। यहां से एक मृद भांड में सेलखेड़ी से निर्मित लगभग 8,000 मनके भी प्राप्त हुए हैं। देश में काली मिट्टी से बने बर्तन सिर्फ और सिर्फ बरौर सभ्यता गंगानगर से मिले हैं। और गंगानगर में बरौर सभ्यता जो सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई है सन 2003 में राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, या इसकी खुदाई जो है या उत्खनन कार्य जो है करवाया गया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं। अगली जो सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों वो अपने पास में सभ्यता आ रही है। अब की बार सभ्यता पढ़ेंगे सुनारी सभ्यता, जो झुंझुनों में विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता, जो झुंझुनों में विकसित हुई है। सुनारी सभ्यता के अवशेष की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, सुनारी सभ्यता में अपन ये कह सकते हैं, सुनारी सभ्यता कहां पर विकसित हुई है? झुंझुनों के अंदर विकसित हुई है। कहां पर विकसित है सुनारी सभ्यता? सुनारी झुंझुनों में। स्थान बात करते हैं तो झुंझुनू, नदी बात करते हैं तो कांतली नदी के किनारे इसका माना जाता है। और नोट में अपन इस सभ्यता से एक बात और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं वो देखते हैं। यानी यहां से अपन ये कह सकते हैं, यहां से सलेटी रंग से चित्रित, यहां से सलेटी रंग से चित्रित मृद भांड मिले हैं। यहां से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। कौन सी? यहां से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। कौन सी सभ्यता से मिले हैं? अपने को सुनारी सभ्यता झुंझुनू से मिले हैं। इसके अलावा भी मिले हैं। इसके अलावा सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड कहां से मिले हैं? एक तो सुनारी सभ्यता हो गया, दूसरा कहेंगे जोधपुरा जयपुर, विराटनगर जयपुर, नोहर भरतपुर। यानी जोधपुरा जयपुर से भी सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। नोहर भरतपुर से भी सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। विराटनगर जयपुर से अपन कह सकते हैं, या विराट जयपुर से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड अपने को मिले हैं। ये बात भी अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साक्ष्यों की। यदि अपन बात करते हैं तो साक्ष्यों में अपन कहेंगे कि लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी के यदि अवशेष देखते हैं, लोहे गलाने के प्राचीनतम भट्टी के यदि अवशेष देखते हैं तो कहां से मिले हैं? सुनारी सभ्यता से मिले हैं। और इसके पास में एक ढोकनी युक्त भट्टी हुआ करती थी। और दूसरी अपन बात करते हैं, लोहे का सबसे बड़ा एक प्याला मिला था, जो बड़ा ही विचित्र प्याला है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध प्याला है। लोहे का बड़ा प्याला या लोहे का एक विचित्र प्याला कौन सी सभ्यता से मिला था? तो कहेंगे झुंझुनू से मिला था, सुनारी सभ्यता से। और यहाँ मात्र देवी की मृण मूर्तियां भी मिली हैं, लोहे के तीर भी मिले हैं। और जो भाला होता है और भाले का जो अग्र भाग होता है दोस्तों, ये जो भाला है, ये भाले का जो अग्र भाग होता है लोहे का बना हुआ, यानी ये आर्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। भाले का अग्र भाग भी लोहे का बना हुआ कौन सी सभ्यता से मिला है? सुनारी सभ्यता से मिला है। और यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कृष्ण परमार्जित मृद पात्र भी मिले हैं, जिसे मौर्य कालीन माना गया है। कृष्ण परमार्जित मृद पात्र यहाँ से मिले हैं, या मिट्टी के भांड मिले हैं जिन्हें मौर्य कालीन माना गया है। शंख की बनी हुई चूड़ियां भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। कहां से? अपन कह सकते हैं झुंझुनू से प्राप्त हुई हैं। शंख की बनी हुई चूड़ियां और कृष्ण परमार्जित मृद पात्र मिले हैं जिसे मौर्य कालीन माना गया है। और भाले का अग्रभाग भी यहीं से मिला है। और अपन ये कह सकते हैं कि लोहे के बने हुए तीर भी मिले हैं। और अपन मात्र देवी की मृण मूर्तियां भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। और एक लोहे का बड़ा प्याला भी यहीं से प्राप्त हुआ है। लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी, दोगनी युक्त जो भट्टी थी, वो भी कहां से प्राप्त हुई है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू से प्राप्त हुई है।
और यहाँ सलेटी, अपन ये कह सकते हैं यहाँ से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कह सकते हैं सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नोहे भरतपुर और जोधपुरा जयपुर विराटनगर जयपुर से भी सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं अपन, मेरे साथ में आइए और सभ्यता देखते हैं। उस सभ्यता का नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता हो जाएगी? सुनारी सभ्यता। तो हेडिंग डालेंगे सुनारी सभ्यता, लिखेंगे सुनारी सभ्यता। दोस्तों जो सुनारी सभ्यता है, सबसे पहले इसका स्थान देखेंगे, यानी सबसे पहले जो लाइन लिखेंगे सुनारी सभ्यता में, लिखेंगे यह सभ्यता, लिखना यह सभ्यता झुंझुनू में, यह सभ्यता झुंझुनू में कांतली नदी किनारे विकसित हुई। कांतली नदी किनारे विकसित हुई। यह सभ्यता झुंझुनू में कांतली नदी किनारे विकसित हुई, ये बात अपने कह सकते हैं। कहां पर विकसित हुई थी? झुंझुनू में। कांतली नदी किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। कहां पर? झुंझुनू में। दोस्तों एक बात इसमें नोट लगाकर याद रखना, यानी अपन इससे बात कर सकते हैं, यहां से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले। यहां से सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले। देखो सलेटी रंग के चित्रित जो मृद भांड है, सलेटी रंग के चित्रित जो मृद भांड है वो अकेले यहां से नहीं मिले हैं दोस्तों। इससे पहले की यदि अपन बात करते हैं सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड है, तीनों बात बता देता हूं। एक तो अपने को मिले हैं नोहे सभ्यता से। नोहे सभ्यता, नोहे सभ्यता दोस्तों कहां पड़ती है? भरतपुर के अंदर पड़ती है। भरतपुर से अपने को क्या मिले हैं? सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड। एक मिले हैं जोधपुरा सभ्यता से। जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता दोस्तों कहां पर है? जयपुर। यहीं से भी अपने को सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। एक मिले हैं विराटनगर जयपुर से, या इसे बैराट कह सकते हैं, बैराट। ये भी कहां है? जयपुर में। यहां से भी अपने को क्या मिले हैं? सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। तो ये दोस्तों कंफ्यूज मत होना, सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड नो है भरतपुर से भी मिले हैं, जोधपुर जयपुर से, जोधपुरा जयपुर से भी मिले हैं, विराटनगर जयपुर से भी मिले हैं। जोधपुरा यानी जोधपुर नहीं है, जोधपुरा यानी कहां पर है? जयपुर में है। ये बात दोस्तों यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अपन साक्ष्यों की बात करते हैं तो कहेंगे लोहे गलाने की प्राचीनतम, लोहे गलाने की प्राचीनतम दोकनी युक्त भट्टी के अवशेष। साक्ष्यों में लिखेंगे लोहे गलाने की प्राचीनतम दोकनी युक्त भट्टी के अवशेष कहां से मिले हैं दोस्तों? सुनारी सभ्यता झुंझुनू से मिले हैं। लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी कह सकते हैं, या लोहे गलाने की प्राचीनतम दोकनी युक्त भट्टी के अवशेष, प्राचीनतम दोकनी युक्त भट्टी के अवशेष। नेक्स्ट जो दूसरी बात करते हैं, यानी यहां पर कह सकते हैं लोहे का प्याला मिला, या यहां मिला लोहे का प्याला प्रसिद्ध है। यहां से मिला लोहे का प्याला प्रसिद्ध है। यहां से मिला लोहे का प्याला क्या है? प्रसिद्ध है। यहां से मिला लोहे का प्याला प्रसिद्ध है दोस्तों। तो अगली अपन बात करते हैं, यहां से मातृ देवी की मृण मूर्ति भी मिली। यहां से मातृ देवी की मृण मूर्ति, मातृ देवी की मृण मूर्ति भी कहीं से मिली है? यहां से सुनारी सभ्यता से मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है। और यहां से दोस्तों अपन कह सकते हैं लोहे के तीर, लोहे के तीर व भाले का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग मिला।
यानी लोहे गलाने की भट्टी थी, तो यहाँ पर लोहे के तीर और भाले का अग्र भाग, भाले को जो आगलो जो भाग में दोस्तों, इस प्रकार जो मैंने अभी बताया था, भाले का जो अग्र भाग होता है इस प्रकार जो तीखा, वो भाग कहाँ बनाया जाता था? सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर बनाया जाता था। सुनारी सभ्यता दोस्तों है कहाँ पर? झुंझुनू में है। झुंझुनू में अपन लिख दिया है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर वो भाग बनाया जाता था। अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर शंख की चूड़ियां भी मिली थी। किसकी चूड़ियां मिली थी? शंख से बनी चूड़ियां मिली, चूड़ियां मिली। यहां से शंख से बनी हुई चूड़ियां भी मिली थी, और मौर्यकालीन अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं। यानी क्या मिलते हैं? मौर्यकालीन अवशेष में यहां पर कृष्ण प्रमार्जित एक मृद पात्र मिला है। यानी क्या मिला है? कृष्ण प्रमार्जित मृद पात्र मिला, जिसे मौर्यकालीन माना जाता है। कृष्ण प्रमार्जित मृद पात्र मिला, जिसे किसे माना जाता है? अपन कह सकते हैं मौर्यकालीन माना जाता है। दोस्तों ये है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है। सुनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू के अंदर विकसित हुई है, और झुंझुनू के अंदर कांतली नदी किनारे। यहां से अपन कह सकते हैं सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। इसके अलावा 9 है भरतपुर, विराटनगर, जयपुर, जोधपुर और जयपुर से भी सलेटी रंग के चित्रित मृद भांड मिले हैं। और अपन बात करते हैं साक्ष्यों की, तो लोहे गलाने की प्राचीनतम दोकनी युक्त भट्टी भी यहाँ से मिली है। और अपन ये कह सकते हैं लोहे का एक विचित्र बड़ा प्याला भी यहीं से प्राप्त हुआ है, और मातर देवी की मृण मूर्ति भी मिली है, और लोहे के तीर मिले हैं, और भाले का अग्र भाग मिला है। और यहां से अपन एक कह सकते हैं कृष्ण प्रमार्जित मृद पात्र मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, मृद पात्र मिले हैं, जिन्हें मौर्यकालीन माना गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें बात करते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं शंख से बनी हुई चूड़ियां भी इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। अब यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अगली जो सभ्यता आएगी दोस्तों, वो सभ्यता की बात करते हैं टोंक की सभ्यता। कहां की सभ्यता? टोंक की सभ्यता। टोंक की सभ्यताओं में अपन बात करेंगे, वो देखेंगे। दोस्तों जो टोंक की सभ्यता है, अपन टोंक की सभ्यता के लिए ये कह सकते हैं कि टोंक में कौन कौन सी सभ्यता विकसित हुई। एक तो कहेंगे खेड़ा, एक कहेंगे नगला, एक कहेंगे मालव, एक कहेंगे काकोड़ा, और एक कहेंगे रेड। रेड अपन ने पहले पढ़ ली है। यानी अपन यहां पर लिखते हैं टोंक की सभ्यता। किसकी सभ्यता? टोंक की सभ्यता। टोंक की सभ्यताओं के अंदर दोस्तों अपन ये देखते हैं, ये देखो इस प्रकार से पार्टीशन बनना है, इस प्रकार से बना लेना। यानी टोंक की सभ्यताओं की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक सभ्यता है, उसका नाम है खेड़ा। एक सभ्यता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? खेड़ा। यानी टोंक की सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो एक सभ्यता का नाम आ गया खेड़ा, एक सभ्यता का नाम आ गया नगला। नगला जहाज दोस्तों भरतपुर के अंदर है। नगला सभ्यता की बात कर रहे हैं। नगला सभ्यता कहां पर है? टोंक के अंदर बात कर रहे हैं। एक सभ्यता आ रही है मालव। वैसे तो मालव अपन इसी को कह सकते हैं, खेड़ा को ये कि मालव प्रदेश ही कहा जाता था। एक सभ्यता आ रही है, उसका नाम है मालव। दूसरा आ रही है कांकोड़ा, या कंकोड़ा भी कह सकते हैं, कंकोड़ा। और एक जो सभ्यता है वो अपने पास में रेड है। दोस्तों रेड अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। रेड सभ्यता भी टोंक में है। टोंक को अपन नवाबों की नगरी कहा जाता है, नवाबों का शहर जो कहते हैं। और नवाबों का शहर यदि भारत के तौर पर बात करते हैं तो लखनऊ का नाम आता है। टोंक जो था अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। सिक्कों का भंडार, सिक्कों का भंडार की यदि बात करते हैं तो रेड सभ्यता अपने को मिलती थी। टोंक यहाँ से 3075 चांदी के सिक्के मिलाए गए थे। तो इस सभ्यता को अपन पढ़ चुके हैं, कोई विशेष ज्यादा बात वाली नहीं है। कांकोड़ा सभ्यता टोंक में है, इतनी बात याद रखनी है। मालव सभ्यता टोंक में है, इतनी बात याद रखनी है। नगला सभ्यता टोंक में है। नगला जहाज की यदि बात करते हैं तो दोस्तों नगला जहाज भरतपुर के अंदर है। ये सिर्फ आपको इतनी बात याद रखनी है। बात सिर्फ कहां से करेंगे? खेड़ा सभ्यता से करेंगे। कहां से करेंगे? खेड़ा सभ्यता। भाई खेड़ा सभ्यता कहां पर है, इसकी अपन बात करेंगे। दोस्तों जो खेड़ा सभ्यता की बात करते हैं अपन, तो खेड़ा सभ्यता के यदि उपनाम की बात करते हैं तो इसे मालव प्रदेश कहा जाता था प्राचीन समय में। मालव प्रदेश, धारा नगरी के नाम से भी इसे जानते थे। नगर फोर्ट के नाम से भी इसे प्राचीन नाम में जानते थे। यानी प्राचीन नाम में इसे धारा नगरी कहा जाता था, नगर फोर्ट्स कहा जाता था, और इसे मालव प्रदेश भी कहा जाता था। वर्तमान में जो यह इलाका है देवली उनियारा टोंक के अंदर आता है।
वर्तमान में यह इलाका जो खेड़ा जो इलाका है वह ये वर्तमान में देवली उनियारा टोंक के अंदर आता है। और ये कह सकते हैं यहाँ से साक्ष्य की यदि बात करते हैं तो मालव व आहाड़ तथा गुप्तकालीन यहाँ से सिक्कों के अवशेष मिले हैं। मालव व आहाड़ तथा गुप्तकालीन यहाँ से सिक्कों के क्या मिले हैं दोस्तों, अवशेष मिले हैं। कहाँ से? खेड़ा सभ्यता टोंक से मिले हैं। और यहाँ से दोस्तों एक बात और कह सकते हैं, यानी मचुकेंदेश्वर महादेव के मंदिर जो यहाँ पर मंदिर का अवशेष मिला है, यानी 2000 वर्ष पुराना मचुकुंडेश्वर महादेव का मंदिर खेड़ा सभ्यता से प्राप्त होता है। और इस महादेव मंदिर के अंदर जो शिवलिंग बना है, शिवलिंग के अंदर अपन ये कह सकते हैं सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। सिंदूर का क्या चढ़ाया जाता है? चोला चढ़ाया जाता है। ऐसा उल्लेख है कौन सी सभ्यता से मिलता है? खेड़ा सभ्यता से मिलता है। तो दोस्तों आपको याद रखनी है टोंक की सभ्यता, खेड़ा, नगला, मालव, कंकोड़ा, रेड, यानी रेड अपन पहले पढ़ चुके हैं। आप यदि नए कोई जुड़े हैं तो अपने पूरे वीडियो को देखना। पहले रेड सभ्यता, पूरी रेड सभ्यता पढ़ा चुका हूं। और कंकोड़ा सभ्यता, मालव सभ्यता, नगला सभ्यता याद रखना टोंक के अंदर। दोस्तों अब बात किसकी करते हैं? खेड़ा सभ्यता की बात करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, खेड़ा सभ्यता में मैं लिखता हूं उपनाम। क्या लिखता हूं? उपनाम। खेड़ा सभ्यता के उपनाम इसे कहते हैं मालव प्रदेश। क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है प्राचीन समय में मालव प्रदेश। और इसे ही कहा जाता है दोस्तों नगर फोर्ट। क्या कहा जाता है? नगर फोर्ट। क्या कहा जाता है इसे? और इससे इसी सभ्यता को नगर फोर्ट कहा जाता है। और इसी सभ्यता को कहा जाता है धारा नगरी। क्या कहा जाता है? धारा नगरी कहा जाता है। धारा नगरी, यानी ये सब नाम इसके प्राचीन नाम है। या कौन से नाम है? प्राचीन नाम, या फिर कह सकते हैं इसके क्या है? उपनाम है। ये बात अपने कह सकते हैं। दोस्तों अब आपने मालव प्रदेश, नगर फोर्ट और धारा नगरी, वर्तमान में जो इनके नाम है ये तो सारे प्राचीन नाम है। और ये जो वर्तमान में जो ये इलाका है दोस्तों, वर्तमान में यह इलाका नोट कर लेना, यह इलाका वर्तमान में यह इलाका देवली उनियारा टोंक में आता है। देवली उनियारा टोंक में आता है। टोंक में आता है। वर्तमान में यह इलाका देवली उनियारा टोंक के अंदर आता है। कौन सा? खेड़ा जो इलाका है ये कहाँ आता है? देवली उनियारा टोंक में आता है। प्राचीन नाम इसका मालव प्रदेश, नगर फोर्ट और धारा नगरी हुआ करता था। अब दोस्तों यहाँ पर इसके साक्ष्यों की यदि अपन बात करते हैं तो साक्ष्य देखना, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके साक्ष्य आपको बताता हूं। साक्ष्यों में यहाँ से क्या क्या मिलता है, 2-3 बातें सिर्फ याद रखना। यानी यहाँ से अपन कह सकते हैं मालव व आहाड़ तथा गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। खेड़ा सभ्यता के यदि साक्ष्य की दोस्तों बात करते हैं, साक्ष्य आप नोट करना, लिखेंगे यहां से मालव व आहाड़ तथा गुप्तकालीन सिक्के मिले। यहां से मालव व आहार तथा गुप्तकालीन क्या मिले हैं दोस्तों? सिक्के मिले हैं। एक याद रखना दोस्तों, यहां 2000 से 2000 वर्ष पुराना मचुकुंदेश्वर राजा मचुक था, उसके नाम पर मचुकुंदेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। मचुकुंदेश्वर महादेव मंदिर में बने शिवलिंग पर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। दोस्तों यही बात याद रखनी है। खेड़ा सभ्यता पढ़ रहे हैं यानी टोंक की सभ्यता पढ़ रहे हैं। खेड़ा, नगला, मालव, कंकोड़ा, रेड। खेड़ा, नगला, मालव, कंकोड़ा और रेड सभ्यता पहले पढ़ चुके हैं। कंकोड़ा में याद रखना है टोंक में, मालव टोंक में, नगला टोंक में। खेड़ा सभ्यता में याद रखना है मालव, इसका उपनाम मालव प्रदेश, धारा नगरी, नगर फोर्ट। और वर्तमान में यह सभ्यता जो कहां पर आती है, किस क्षेत्र में आती है? देवली उनियारा टोंक के अंदर आती है। और यहां पर जो विशेषता की बात करते हैं, यहां से मालव व आहाड़कालीन व गुप्तकालीन क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। यहां से 2000 वर्ष पुराना एक मचुकुंदेश्वर महादेव का मंदिर मिला है, जिसके अंदर जो शिवलिंग बना है, उस शिवलिंग की यदि अपन दोस्तों बात करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। इससे
यहां तक की सभ्यता आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हुआ दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे जो सभ्यता की दोस्तों अपन बात करेंगे वो है जयपुर की सभ्यता। कहां की बात करते हैं? जयपुर की सभ्यता। आज अपन जयपुर तक की सीमित सभ्यता पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। कल की क्लास में अपन सभ्यता सारी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, छूटे हुए और जो भी प्रक्रिया वो सारी कंप्लीट कर लेंगे। आज अब अपन देखेंगे जयपुर की सभ्यता। जयपुर की सभ्यता एक एक करके देखेंगे। जयपुर की सभ्यताओं की दोस्तों इस प्रकार पार्टीशन करना है। क्या करना है? इस प्रकार से क्या करना है? पार्टीशन करना है। देखते हैं जयपुर की जो दोस्तों सभ्यता है, यानी जोधपुरा सभ्यता है, नलियासर सभ्यता है, किरडोत सभ्यता है, सांबर सभ्यता है, बैराट सभ्यता है। यानी एक तो अपन ने बात की थी जोधपुरा, जयपुर में एक कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा। एक नलियासर, नलियासर कौन सी है? नलियासर। एक है किरडोत, एक कौन सी है? किरडोत। और एक यदि अपन बात की है तो उसका नाम हो जाएगा सांबर। और दोस्तों यहां पर जो सभ्यता की बात कर रहे हैं, एक सभ्यता हो जाएगी बैराट। एक सभ्यता कौन सी हो जाएगी? बैराट। ये जो सभ्यता है अपन बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी सभ्यता कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जोधपुरा, नलियासर, किरडोत, सांबर, बैराट, ये सभ्यता कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। बैराट की बात अपन पहले पूरा का पूरा वीडियो एक बैराट का डाल चुके हैं, तो वो आप पीछे से बैराट का वीडियो देख लेना दोस्तों। लगातार क्लासों से जुड़े रहिए, आपको निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं और अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन राजस्थान का इतिहास। मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया, कछावतान, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। लगातार यदि क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और देखते रहें, और साथ में अपनी रफ कॉपी रखें। और रफ कॉपी के अंदर बाद में जब फेर में इसको लिखते हो तो कम से कम 4 अंगुलों की जगह या 4-5 लाइन छोड़ दिया करो, ताकि जो बची हुई चीज को मैं लास्ट पार्टीशन में करवाता हूं तो आप वहां पर वापस से अपने नोट्स में ऐड कर सके। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं। यानी नलियासर सभ्यता, किरडोत सभ्यता, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करनी। अब एक एक करके सभ्यता देखते हैं। सबसे पहले सभ्यता की बात करते हैं जयपुर। सबसे पहले सभ्यता की जयपुर की बात करते हैं, उसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों? जोधपुरा सभ्यता। यदि इसके उपनाम की यदि अपन बात करें तो कहेंगे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता। उपनाम की बात करें तो कहेंगे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता। कपिस्वर्णी मृद पात्र का 1.5 मीटर जमाव सभ्यता। कपिस्वर्णी मृद पात्र का 1.5 मीटर जमाव सभ्यता भी इसे कह सकते हैं। कपिस्वर्णी मृद पात्र के 1.5 मीटर का जमाव सभ्यता भी इसे कहा जाता है। यानी एक तो अपन ये कह सकते हैं कि प्राचीनतम ताम्र युगीन सभ्यता। उपनाम में और क्या क्या कह सकते हैं? एक तो उपनाम में लिखेंगे दोस्तों, उपनाम में लिखेंगे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता। प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता। प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता दोस्तों। कपिस्वर्णी मृद पात्र का 1.5 मीटर जमाव सभ्यता। कपिस्वर्णी मृद पात्र का 1.5 मीटर जमाव सभ्यता। दोस्तों ये वैसे तो नाम इसका अलग है, लेकिन ये नाम इसको अपन उपनाम के तौर पर यदि पढ़ेंगे तो अपने को याद रह सकता है। कपिस्वर्णी मृद पात्र का 1.5 मीटर जमाव कौन सी सभ्यता से प्राप्त किया गया? तो कहेंगे जोधपुरा। जोधपुरा कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो देखो दोस्तों ये तो इसका उपनाम है। यदि स्थान की बात करेंगे तो स्थान में लिखेंगे यह सभ्यता साबी नदी के किनारे विकसित हुई है जयपुर के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो लिखेंगे यह सभ्यता, मेरे साथ साथ में आप लिखते रहना स्थान की, यह सभ्यता साबी नदी किनारे, साबी नदी किनारे, यह सभ्यता साबी नदी किनारे जोधपुरा जयपुर में विकसित हुई है। यह सभ्यता साबी नदी किनारे, ये जोधपुरा जो स्थान है ये दोस्तों कोटपुतली में पड़ता है। यह सभ्यता साबी नदी किनारे, कोटपुतली, जोधपुरा
जयपुर में विकसित हुई है। यह सभ्यता साबी नदी किनारे कोटपुतली जोधपुरा जयपुर के अंदर विकसित हुई है। पूछ ले कि यह जोधपुरा सभ्यता कहां पर विकसित हुई है तो कहेंगे जयपुर के अंदर। यदि वैसे पूछ ले तो कहेंगे कोटपुतली, वैसे पूछ ले तो जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, जोधपुर नहीं कहेंगे, कहेंगे जयपुर में है। कहां? साबी नदी किनारे। नदी पूछ ले तो साबी नदी किनारे कहेंगे दोस्तों जयपुर के अंदर है। अब बात करते हैं दोस्तों साबी नदी किनारे। यहां से अपन एक बात की थी, यानी यहां जो अपन ने पढ़ा था कि सलेटी रंग के मृद पात्र जो मिले थे, स्लेटी रंग के जो मृद भांड जो मिले थे वो यहीं से भी मिले थे अपने को। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं लोहे गलाने की भट्टियां यहां से मिलती है। और इसकी यदि खोज की बात करते हैं तो खोज इसमें लिखेंगे 1972-73 में आरसी अग्रवाल व विजय अग्रवाल के द्वारा की गई थी। तो ये बात अपन देख सकते हैं कि जयपुर की जो सभ्यता है जोधपुरा सभ्यता की बात कर रहे हैं। प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। कपिस्वर्णीय मृद पात्र का 1.5 मीटर जवाब सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता कोटपुतली जोधपुरा स्थान जयपुर में साबी नदी किनारे विकसित हुई थी। इसकी खोज 1972-73 में आरसी अग्रवाल व विजय अग्रवाल के द्वारा की गई थी। यदि इसके बाद में इसके साक्ष्यों की बात करते हैं तो कहेंगे लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। लोहे गलाने की सिर्फ और सिर्फ भट्टियां मिली हैं और लोहे के औजार मिले हैं। हाथी दांत का सामान मिला है और छतों पर टाइलों का प्रयोग मिला है और छप्पर वगैरह भी बनाएड़ा यहाँ पर मिले हैं। स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड यहाँ से मिले हैं। अब इसके अलावा कहाँ से मिलेंगे, कहेंगे सोनारी झुंझुनू से और नो है भरतपुर से, विराटनगर जयपुर से भी ये बात अपन कहेंगे। और अपन ये कहेंगे कि स्लेटी रंग के जो मृद भांड और इसके बाद में अपन कहेंगे उत्तर भारत की सभ्यताओं में काली पोलिस युक्त मृद भांड भी यहीं से मिले हैं। उत्तर भारत की सभ्यताओं में यदि काली पोलिस युक्त मृद भांड की यदि बात करें तो जोधपुरा जयपुर से मिले हैं दोस्तों। इसका यदि समय काल की दोस्तों यदि अपन बात करते हैं तो कहेंगे 2500 से 2000 ईसा पूर्व इसका समय काल निर्धारण किया गया है। 2500 से 2000 ईसा पूर्व इसका समय काल निर्धारण किया गया है, ये बात है। अब आइए मेरे साथ में अपन नोट करते हैं एक एक चीज। यानी आपने प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, कपिस्वर्णी मृद पात्र का 1.5 मीटर जवाब सभ्यता, यह सभ्यता साबी नदी किनारे कोटपुतली जयपुर में विकसित हुई है। इसकी खोज लिख लेना इसके साथ में, इसकी खोज 1972-73 में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय अग्रवाल द्वारा की गई। विजय अग्रवाल द्वारा की गई। इसकी खोज 1972-73 में रतन चंद्र अग्रवाल व विजय अग्रवाल के द्वारा की गई। दोस्तों अब आगे अपन बात करते हैं। आगे जो साक्ष्य में दोस्तों अपन बात करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो कर लीजिए। इसकी खोज 1972-73 में रतन चंद्र अग्रवाल और विजय अग्रवाल द्वारा की गई थी। आगे जो दोस्तों बात करते हैं साक्ष्यों के तौर पर अपन कहेंगे कि साक्ष्यों में लोहे गलाने की भट्टी और लोहे के औजार, साक्ष्यों में अपन बात कर रहे हैं। यहां से क्या क्या मिला है नोट करना। लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे के औजार, लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे के औजार कहां से मिले हैं, हाथी दांत का सामान भी मिला है। यहां से हाथी दांत का सामान भी कहां से मिला है, यहीं से मिला है। और छत जो भवन निर्माण के छत पर टाइल्स का प्रयोग, यानी मकानों की छतों पर टाइल्स का प्रयोग, मकाना की छत के ऊपर टाइल का प्रयोग भी मिला है यहाँ पर। ये एकमात्र विशेषता अपन मान सकते हैं कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके मकानों की छतों के ऊपर टाइल्स का प्रयोग मिला है, तो कहेंगे जोधपुरा सभ्यता। और नेक्स्ट जो कहेंगे स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड, लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे के औजार, हाथी दांत का सामान और मकानों की छतों पर टाइल्स का प्रयोग। दोस्तों नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं। अगले जो इसके साक्ष्य हैं वो देखते हैं। यानी स्लेटी रंग के चित्रित मृद पात्र, यहां से स्लेटी रंग के चित्रित मृद पात्र
मृदपात्र मिले। यहां से स्लेटी रंग के चित्रित मृदपात्र भी मिले हैं। इसके अलावा स्लेटी रंग के चित्रित मृदपात्र कहां से मिले हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था, 9 है भरतपुर, सुनारी झुंझुनू और विराटनगर जयपुर, या विराट जयपुर कह सकते हैं। स्लेटी रंग के चित्रित मृदपात्र इसके अलावा 9 है भरतपुर, सुनारी झुंझुनू, विराटनगर जयपुर से भी स्लेटी रंग के चित्रित मृदपात्र मिले हैं दोस्तों। उत्तर भारत की सभ्यताओं में काली पॉलिश युक्त मृद भांड भी यहां से मिले हैं। ये बात भी अपन देख सकते हैं। उत्तर भारत में काली पॉलिश युक्त मृद भांड मिले। उत्तर भारत में काली पॉलिश युक्त मृद भांड कौन सी सभ्यता से मिले थे? जोधपुर सभ्यता से मिले थे। और एक लास्ट इसकी बात आती है जो लिख सकते हैं, इसका समयकाल कौन सी का समयकाल जोधपुरा सभ्यता के समयकाल की बात कर रहे हैं। समयकाल यानी कार्बन शीट चौथा डेंटिंग पत्ती के अनुसार अपन कहते हैं इसका समयकाल 2500 ईसा पूर्व से 2500 बीसी से 2000 बीसी माना जाता है। यानी अपन बात कर रहे हैं जोधपुरा सभ्यता, यानी इसका समयकाल 2500 बीसी से 2000 बीसी पूर्व माना जाता है। दोस्तों अगली जो सभ्यता की बात करते हैं वो सभ्यता आती है, यदि नोट नहीं किया है तो नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। और आगे की सभ्यता की बात करते हैं वो सभ्यता है नलियासर सभ्यता। नोट कीजिए नलियासर सभ्यता। दोस्तों आपको बता देता हूं, स्थान इसका पड़ता है जयपुर में विकसित हुई है। साक्ष्य में यदि यहां पर देखें तो प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। और यहीं से अपन बात करते हैं तो अपने को मिट्टी की तलवार भी मिलती है, और यहां से मयूर आकृति की मुद्रा भी मिलती है, और यहां से स्वर्ण जड़ित एक सिंह का सिर भी मिलता है। कहां से आगे चले दोस्तों? चलते हैं आगे। अगली जो सभ्यता है दोस्तों, ये आगे वाली सभ्यता अपने पास में आ रही है नलियासर सभ्यता। अब कौन सी सभ्यता बची है अपने पास में? नलियासर सभ्यता। सबसे पहले इसमें लिखेंगे यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई। यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, यदि यहां से अपन बात करते हैं तो प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष भी इस सभ्यता से मिले हैं। प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष इस सभ्यता से मिले हैं, और यहां से मिट्टी की तलवार भी मिली है, और यहीं से मयूर आकृति की मुद्रा भी मिली है, और यहीं से स्वर्ण जड़ित सिंह का एक सिर भी यहां से मिले हैं। इस सभ्यता की खुदाई की यदि बात करते हैं तो हेडले व दयाराम साइनी के द्वारा की गई थी। यानी इसकी खोज, एक बात और लिख सकते हैं, यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई है। इसकी खुदाई या उत्खनन कर्नल हेडले व दयाराम साहिनी द्वारा की गई। तो लिख सकते हैं यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई है, और इसकी जो खोज है कर्नल हेडले व दयाराम साहिनी द्वारा की गई है। ये बात अपन यहां तक लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें बात करते हैं वो आती है साक्ष्य। क्या बात करते हैं? साक्ष्य में अपन पहली बात लिखेंगे प्रतिहारकालीन, लिखेंगे साथ साथ में प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष। प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष दोस्तों कहां पर मिले हैं? नलियासर सभ्यता से मिले हैं। और मिट्टी, यहां से मिट्टी की तलवार मिली, यहां से मिट्टी से बनी तलवार मिली। कहां से मिली दोस्तों मिट्टी से बनी तलवार? कहेंगे नलियासर सभ्यता से मिट्टी से बनी तलवार मिली। यहां से मयूर आकृति अंकित मुद्रा मिली, यहां से मयूर आकृति अंकित मुद्रा मिली। कहां से मिली मयूर आकृतिक अंकित मुद्रा? नलियासर सभ्यता। नलियासर दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर है। नलियासर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष, यहां से मिट्टी से बनी तलवार, और यहां से मयूर आकृतिक अंकित मुद्रा मिली, और यहां से स्वर्ण जड़ित सिंह का एक सिर मिला।
यहां से श्रवण जड़ित सिंह का यानी शेर का लॉयन, सिंह का एक सिर मिला। दोस्तों याद रखना क्या मिला, सिंह स्वर्ण जड़ित सोने से जड़ा हुआ सिंह का यानी शेर का एक सिर यहीं से मिला था। और इसकी खोज जो है वो कर्नल हेडले व दयाराम साइनी द्वारा की गई थी। यह सभ्यता दोस्तों नलियासर सभ्यता जयपुर के अंदर विकसित हुई है। इसकी खोज कर्नल हेडले व दयाराम साइनी द्वारा की गई थी। प्रतिहारकालीन, यहां से साक्ष्य में प्रतिहारकालीन मंदिरों के अवशेष और यहां से मिट्टी से बनी एक तलवार मिली है। यहां से मयूर आकृति की अंकित एक मुद्रा मिली है। यहां से स्वर्ण जड़ित सिंह का एक सिर मिला है। यदि दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके बाद में आगे चलते हैं किरडोत सभ्यता। चलो दोस्तों अगली सभ्यता देखते हैं। उस सभ्यता का नाम है किरडोत सभ्यता। अगली दोस्तों सभ्यता है किरडोत सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? किरडोत सभ्यता कहां पर है दोस्तों? जयपुर में। कहां पर है ये किरडोत सभ्यता? जयपुर में। बस छोटी सी बात है, यह सभ्यता लिखेंगे, यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई। यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई। दोस्तों किरडोत सभ्यता कहां पर है? जयपुर में। याद रखना है किरडोत सभ्यता कहां पर है। अपन ने पढ़ ली जोधपुर, अब इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं जोधपुरा सभ्यता के बाद में नलियासर पढ़ ली, नलियासर के बाद में पढ़ रहे हैं किरडोत सभ्यता। किरडोत सभ्यता कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। साक्ष्य के तौर पर यहां से तांबे की 28 चूड़ियां मिली। बस एक ही बात याद रखनी है, यहां से साक्ष्य के तौर पर यदि बात करते हैं तो यहां से तांबे की 28 चूड़ियां मिली हैं। ऐसे 28 चूड़ियों के दो सेट हैं जो सिंधु सभ्यता में भी मिले हैं। और मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक कांस्य की नर्तकी मिली है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में एक कांस्य की नर्तकी मिली है जिसने ये जो 28 चूड़ियों का जो सेट है, एक हाथ में 24 चूड़ियां पहन रखी। यानी अपन कह सकते हैं कि दाएं हाथ में 4 और बाएं हाथ में 24 चूड़ियों पहने हुई कांस्य की एक नर्तकी मिली है या एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो सभ्यता में। ठीक है, तो अपने को सिर्फ यहां से एक ही बात याद रखनी है, यहां से तांबे की 28 चूड़ियां मिली। यहां से तांबे की 28 चूड़ियां मिली। यहां से तांबे की कितनी चूड़ियां मिली? 28 चूड़ियां मिली। दोस्तों यदि अपन बात करें नोट लगा के तो कहेंगे मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की नर्तकी ने या मूर्ति कह सकते हैं, मूर्ति ने दाएं हाथ में 4 व बाएं हाथ में दोस्तों 24 चूड़ियां पहन रखी है। यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई के अंदर एक नर्तकी या फिर कह सकते हैं एक कांस्य की मूर्ति मिली थी जिसने दाएं हाथ में 4 चूड़ी और बाएं हाथ में 24 चूड़ियां पहन रखी है। ऐसा उल्लेख है उस सभ्यता से मिलता है। दोस्तों यदि नोट करना चाहें तो किरडोत सभ्यता जयपुर के अंदर, यहां से 28 तांबे की चूड़ियां मिली हैं और मोहनजोदड़ो की खुदाई के अंदर एक कांस्य की नर्तकी मिली जिसने दाएं हाथ में 4 और बाएं हाथ में 24 चूड़ियां पहन रखी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में एक अंतिम अगली सभ्यता की बात करते हैं। ले लीजिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। आगे अपन बात करते हैं सांबर सभ्यता। कौन सी सभ्यता की बात करते हैं? सांबर सभ्यता। दोस्तों जो सांबर सभ्यता है यह भी जयपुर में विकसित हुई है। सांबर सभ्यता भी कहां पर विकसित हुई है? जयपुर के अंदर विकसित हुई है। और यदि अपन बात करते हैं इसकी खोज की बात करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम जो खोज है कर्नल हेडली और दयाराम सायनी जो किरडोत सभ्यता की खोज करते हैं वही इसकी खोज करते हैं। और उसके बाद में पुणे खोज करने के लिए PL चक्रवर्ती भी आते हैं और विजय कुमार जी इसकी खोज करने के लिए पुणे आते हैं। यानी
दोबारा से इसकी खोज की गई थी तब। यहां से यदि अपन साक्ष्य की बात करते हैं सांबर सभ्यता, दोस्तों कह सकते हैं गुप्त कालीन मृद पात्र यहां से मिले हैं, प्रतिहार कालीन मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं, और 3री शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक मानव संस्कृति के अवशेष भी यहां से मिले हैं भवन निर्माण में पक्की ईंटों का। यानी कह सकते हैं भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, 3री शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक मानव संस्कृति का उल्लेख, प्रतिहार कालीन मंदिरों का उल्लेख, गुप्त कालीन मृद पात्र मिले हैं, और यह सभ्यता जयपुर के अंदर विकसित हुई है। इसकी सर्वप्रथम खोज कर्नल हेडली व दयाराम सायनी द्वारा की गई थी, और पुनः खोज पीएल चक्रवर्ती और विजय कुमार के द्वारा की गई थी। यह अपनी है सांबर सभ्यता। आइए मेरे साथ में और कॉपी लीजिए और नोट कीजिए दोस्तों। अब अपनी यहां आज की सभ्यताओं में अपन पढ़ रहे हैं वो है सांबर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सांबर सभ्यता। सांबर सभ्यता, सांबर को अपन शाकंभरी कहते हैं, स्पादलक्स कहा जाता था चौहान टाइम में। यानी सांबर जो सभ्यता है दोस्तों, इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई, जयपुर में विकसित हुई। इसकी खोज सर्वप्रथम कर्नल हेडली व दयाराम साहनी द्वारा तथा इसकी पुनः खोज पीएल चक्रवर्ती व विजय कुमार डॉक्टर विजय कुमार द्वारा की गई। तो दोस्तों ये सांबर जो सभ्यता है, सांबर सभ्यता है कहां पर दोस्तों? जयपुर की सभ्यता अपन पढ़ रहे हैं, और कह सकते हैं यह सभ्यता जयपुर में विकसित हुई। इसकी खोज सर्वप्रथम कर्नल हेडली व दयाराम सायनी द्वारा की गई थी, और ये इसकी पुनः खोज की यदि बात करें तो पीएल चक्रवर्ती और विजय कुमार के द्वारा सांबर सभ्यता की पुनः खोज की गई थी। अब दोस्तों इस सभ्यता के अपन साक्ष्यों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? साक्ष्यों की बात करते हैं। दो पार्टीशन करके लिखते हैं, साक्ष्यों की बात करते हैं। एक तो लिखते हैं इसमें साक्ष्यों के तौर पर अपन दोस्तों कह सकते हैं प्रतिहार कालीन मंदिरों के अवशेष, लिखेंगे प्रतिहार कालीन मंदिरों के अवशेष। प्रतिहार कालीन मंदिरों के अवशेष भी कहां से मिले हैं? सांबर सभ्यता से मिले हैं। गुप्त कालीन मृद पात्र मिले हैं, गुप्त कालीन मृद पात्र मिले हैं। गुप्तकालीन मृद पात्र भी कहां से मिले हैं दोस्तों? सांबर सभ्यता से मिले हैं। 3री शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक मानव संस्कृति के अवशेष भी मिले। 3री शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक मानव संस्कृति के अवशेष मिले हैं, और भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग। यानी कह सकते हैं दोस्तों सांबर सभ्यता अपने जयपुर की सभ्यता कंप्लीट होती है। अपन पढ़ रहे हैं जयपुर की सभ्यता दोस्तों। सबसे पहले पढ़ा था जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा के बाद में नलियासर सभ्यता, नलियासर के बाद में अपन ने पढ़ा है किरडोत सभ्यता, और किरडोत सभ्यता के बाद में पढ़ा है सांबर सभ्यता, और सांबर के बाद में बेराट अपने सबसे पहले एक पूर्ण वीडियो के रूप में पढ़ चुके हैं। आप मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। सांबर सभ्यता जयपुर में विकसित हुई है। यह सभ्यता
इसकी खोज कर्नल हेडली व दयाराम साइनी द्वारा सर्वप्रथम, उसके बाद में पीएल चक्रवर्ती और विजय कुमार के द्वारा की गई थी। और यहाँ से जो साक्ष्य मिलते हैं, प्रत्यारकालीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, गुप्तकालीन मृद पात्र के साक्ष्य मिलते हैं, तीसरी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक मानव संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और भवन निर्माण में यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ऐसा उल्लेख सांबर सभ्यता में मिलता है। दोस्तों यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और ले लिया होगा। मैं सुरेंद्र प्रजापत, गांव गोगटिया कछावताम, तहसील तारानगर, जिला चूरू का निवासी हूं। आप सबके बीच में हाजिर हूं। और यदि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और आप इस क्लास का फायदा उठाएं। मैं जो करवाता हूं लगभग पूरा सिलेबस जो है ये आरएस का लेवल लेकर चलता हूं, और आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। क्लास परमानेंट लेते रहिए। नमस्कार दोस्तों।